नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर बात होती है उन मुद्दों की जो सीधे आपसे सरोकार रखते हैं, जो सीधे देश से सरोकार रखते हैं। उन मुद्दों पर आप सीधे अपनी हिस्सेदारी भी दे सकते हैं। उन मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्न हम आपके समक्ष एक्स पर रखते हैं और वहां पर जब आप पोल में हिस्सा लेते हैं तो उसका नतीजा, उसका जवाब जनमत में देख सकते हैं। तो जनमत में आइए जान लेते हैं सबसे पहले उन खबरों को जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। हत्या पे हत्या, ये दरअसल उस राज्य की कहानी है जिस राज्य के आगे सुशासन का तमगा लगा हुआ है। राज्य के नेतृत्वकर्ता के आगे सुशासन बाबू का तमगा मिला हुआ है। हम बात बिहार की कर रहे हैं, जहां पर आपको याद होगा कि अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे जब वीआईपी पार्टी के प्रमुख के पिता की हत्या हो जाती है। इसके ठीक 24 घंटे के अंदर ही 3 बड़ी और हत्याएं होती हैं, जिसके बाद से बिहार का सुशासन कटघरे में आ रहा है। हत्या पर हत्या, इसके पीछे कौन जिम्मेदार, कहां से हो रही है चूक, ये सब कुछ विस्तार से बताने का प्रयास होगा जनमत में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात होगी उत्तर प्रदेश की। वो उत्तर प्रदेश जहां पर लोकसभा चुनावों के दौरान जो अपेक्षा की गई थी, उस अपेक्षाकृत नतीजे के नहीं आने के बाद से चिंतन और मंथन का दौर जारी है। कई तरीके से बैठकें चल रही हैं, समीक्षात्मक बैठक हो रही है, रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं और इसके आधार पर आने वाले उपचुनाव और उपचुनाव के आधार पर आने वाले 2027 के चुनावों की पूरी नींव तैयार करने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में यह अमृत मंथन क्या कहता है, विस्तार से करेंगे बात। इसके अलावा बात करेंगे उस बांग्लादेश की जहां पर इस वक्त आरक्षण की आग ने पूरे बांग्लादेश को अपनी जद में ले रखा है। किस तरह से आरक्षण की आग बांग्लादेश को जला रही है, युवाओं की क्या मांग है, ये सब कुछ विस्तार से बताते हुए नजर आएंगे आज जनमत में। और इसके अलावा बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी करेंगे। वो दिल्ली जहां पर आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था, आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, ये मुफ्त की रेवड़ियों का असर यह हुआ कि आज दिल्ली वाले त्रस्त हैं। महंगाई का एक और बोझ बढ़ी हुई बिजली दर के रूप में उनकी जेब पर पड़ने वाला है। कितना बड़ा असर है, कितनी राजनीति हो रही है, ये सब कुछ होगा आज जनमत में विस्तार से। इसके अलावा खास तौर से बात होगी बंगाल में उस वोट जिहाद की जहां पर हिंदुओं को वोट देने से रोका गया। ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं के साथ किस तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार, किस तरह से अन्याय हो रहा है और क्या हुआ है वोट जिहाद के अंतर्गत, ये पूरी कहानी विस्तार से बताते हुए नजर आएंगे जनमत में। तो जनमत के सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। वो बिहार जो अपने सुशासन के लिए जाना जाता रहा है, आज वही बिहार सुशासन के खतरे होने के लिए सुर्खियों में आ चुका है, जहां आए दिन बेलगाम हत्याएं हो रही हैं, राज्य की कानून व्यवस्था हाशिए पे जा चुकी है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के सुशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद आज सारण में हुई 3 निर्मम हत्याओं ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को सरकार को घेरने के लिए एक नया राजनीतिक हथियार दे दिया है। बिहार में जारी अपराध के इसी तांडव के बीच राजनीति सरगर्म है, लेकिन सवाल ज्वलंत है कि आखिर बिहार में सुशासन क्यों खतरे में है। तो एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और इन हत्याओं के पीछे आखिर किसका हाथ है, इसकी जांच तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। क्या सरकार का इकबाल कम होता जा रहा है? और इसीलिए हमने आपसे आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। हमने आपसे पूछा था कि क्या नीतीश कुमार से सुशासन का तमगा छीन लेना चाहिए। तो देखिए, आप में से 71% लोग, 71% लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल वक्त आ गया है, जिस तरीके की परिस्थिति है ऐसे में नीतीश कुमार से सुशासन का तमगा वापस ले लेना चाहिए। हालांकि 29% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं उस राज्य की जो आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा राज्य है और राजनीति के लिहाज से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता इसी राज्य से होकर गुजरता है। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बहुत अपेक्षाकृत जो नतीजे थे वो नहीं आए और इसके बाद से ही मंथन चिंतन का दौर शुरू हो गया। दौर भी इस कदर चला कि बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, समीक्षा के बाद रिपोर्ट पे रिपोर्ट तैयार हो रही है और लक्ष्य और उद्देश्य आने वाले उपचुनावों और उसके बाद 2027 में जीत का लक्ष्य रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले चौंकाने वाले परिणामों के बाद अब राज्य की बीजेपी सरकार की नजर विधानसभा चुनावों पर है।
लेकिन उससे पहले अभी बीजेपी को उपचुनावों की अग्नि परीक्षा, जैसे कि मैंने कहा कि उससे भी गुजरना है। तो 10 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव जो होने हैं उसे लेकर बेहद खास मंथन चल रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ इस लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक की और इसी बैठक और उत्तर प्रदेश के आगामी उपचुनाव के महत्व पर आज हम आपके सामने रख रहे हैं हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। कि जब आप लक्ष्य और उद्देश्य जीत रखते हैं तो इसके पहले आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समीक्षा करनी पड़ती है, बैठक करनी पड़ती है, मंथन चिंतन करना पड़ता है और उसके बाद निकलती है राह। और इसीलिए हमने आज का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ ही रखा। हमने आपसे पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश में जो मंथन चल रहा है उससे आगे की राह निकल जाएगी। तो देखिए, आप में से 77% यानी 77% लोग ये मान रहे हैं कि बिल्कुल जो मंथन चिंतन चल रहा है उससे बीजेपी के लिए आगे अमृत ही निकलेगा, यानी एक राह निकलेगी। हालांकि 23% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ। वो बांग्लादेश जो आजकल जल रहा है, जहां छात्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर छात्र लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार भी बड़ा कड़ा रुख अपना रही है। सरकार और प्रदर्शनकारियों की इसी झड़प के बीच कई छात्रों की जान भी जा चुकी है। लगभग 150 से ज्यादा छात्र इस प्रदर्शन में घायल हो चुके हैं। बांग्लादेश जल रहा है आरक्षण की आग में। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि यह आरक्षण दरअसल उन लोगों के लिए रखा गया है जो इसके जरूरतमंद हैं, लेकिन यहाँ पर छात्र इस बात से पूरी तरह से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और जो हो रहा है वो वाकई बांग्लादेश के लिए खतरनाक है और बांग्लादेश की सरकार के लिए भी। और इसीलिए हमने इससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न आपके समक्ष आज रखा था। हमने आपसे पूछा था कि क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, ऐसी स्थिति में इस आंदोलन से तख्ता पलट हो सकता है? तो आप में से 55% लोग कहते हैं कि बिल्कुल तख्ता पलट हो सकता है, शेख हसीना की सरकार खतरे में पड़ सकती है। हालांकि 45% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए एक बार फिर से वापस लौटते हैं अपने देश के अंदर और देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली, जहां पर एक ऐसी सरकार है जिसने लोगों के सामने मुफ्त की रेवड़ी बांटने का एक बड़ा शिगुफा ही नहीं बल्कि वायदा करके उसे सामने रखा। कहा मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त पानी मिलेगा। लेकिन देखिए चक्का किस तरीके से घूमा। मुफ्त बिजली तो छोड़िए, अब बिजली दर भी बढ़ने वाली है। पहले दिल्ली वासी पानी की किल्लत से, पानी के संकट से जूझ रहे थे, अब बढ़ी हुई बिजली की दरों से, बिजली बिल से जूझेंगे। महंगाई पर डबल महंगाई किस तरह से दिल्ली वासियों के जेब पर भारी पड़ने वाली है, इसकी बानगी आजकल दिल्ली में दिखाई दे रही है। क्योंकि पीपीएसी ये बढ़ा दिया गया, ये चार्ज बढ़ा दिया गया है, पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट कॉस्ट बढ़ा दिया गया है और इसके बाद से ही लगातार राजनीति भी सरगर्म है। बीजेपी और कांग्रेस, वो कांग्रेस जो लोकसभा में गलबैयां करती हुई नजर आती है आम आदमी पार्टी के सामने, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले उसी आम आदमी पार्टी को कोसती हुई नजर आ रही है। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली वासियों को ठगा गया है, मुफ्त के नाम पर झूठ बोला गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक तरफ है जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे, तो वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि यह भ्रम फैलाने का एक तरीका है। दिल्ली वासियों का जितना ख्याल आम आदमी पार्टी ने रखा उतना किसी ने नहीं रखा। अब आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में दिल्ली वासियों पर बढ़ी हुई बिजली की ये दरें किस तरह से हावी होती जा रही हैं, किस तरह से हो रही है जमकर राजनीति, आइए दिखाते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट में। दिल्ली के लोग अभी पानी की किल्लत से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि उन्हें केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली की दर में 8.75% की बढ़ोतरी कर दी है। जुलाई में जिन लोगों को बिजली के बिल मिले उनमें यह बढ़ोतरी शामिल है। दिल्ली की जनता के साथ हुए इस फर्जीवाड़े पर भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इजाफे को गलत बताते हुए कहा है कि हम इसे लेकर लोगों के बीच जाएंगे। हमारे पास इससे जुड़ा पूरा प्लान मौजूद है जिसे जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बिजली के दरों में वृद्धि को लेकर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी चोरी छुपे की है।
यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन बिजली के बिल जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही। अब आप जरा अपने बिजली के बिल को ध्यान से देखिए। पीपीएसी के नाम पर 8.75% टैक्स बढ़ाया गया है और उसकी वजह से आपका बिल 1.5 गुना हो गया है। और ये चोरी बिना बताए की गई, कोई अप्रूवल नहीं ली गई, चुपचाप लोगों के बिल बढ़ गए हैं। जिसका बिल अगर 2000 आता है तो अब देखेंगे तो 3000 से ऊपर होगा। कारण कि सीधा सीधा दिल्ली की सरकार और पावर डिस्कॉम इन दोनों कंपनियों ने आपस में साठगांठ कर ली है और दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डाला है। पहले दिल्ली को पानी के लिए प्यासा मारा और अब बिजली के इस तरह से दाम बढ़ाकर दिल्ली वालों को ज़बरदस्त करंट दिया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने। जेल से बाहर थे तब भी लूट रहे थे, अब इनका नया एक नारा है कि अब ये जेल से भी लूटेंगे क्योंकि दिल्ली वालों को ये जीने नहीं देंगे। फ्री बिजली के नाम पर धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं के बिल बढ़कर आ रहे हैं। उसका एक जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने बिजली फ्री देने के नाम पे दिल्ली को लूटा है। और बिजली के इन बड़ी दरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कल शुक्रवार दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और इस सरकार का इस्तीफा मांगेगी या ये बड़ी दरें वापस देने के लिए मजबूर करेगी। हम हर दिल्ली वाले की आवाज़ उठाएंगे और मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करता हूँ, अपने अपने घरों में एक बार अपना बिल चेक कर लें। इन्होंने पीपीएसी के नाम पे सरचार्ज बढ़ा दिया है जो बिल्कुल अनुचित है और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर ये 7% वसूली कर रहे हैं। पेंशन ट्रस्ट किस लिए दिल्ली की जनता दे? अरे डिस्कॉम के लोग हैं, वो अगर रिटायर होंगे तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है पेंशन देना, लेकिन वो पैसा भी दिल्ली के उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है। तो सीधा सीधा दिल्ली के लोगों की जेब पे डाका है। इस पूरे घमासान पर आप नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि डिस्कॉम के पास यह प्रावधान है कि अगर गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड होती है और खासकर तब जब उन्हें ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ती है तो उस दौरान वो शॉर्ट टर्म बेसिस के आधार पर पीपीएसी में 7% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनावी वादे करते समय केजरीवाल को ये सब चीजें याद क्यों नहीं रहती? फिर चाहे पानी फ्री देने की बात हो या बिजली फ्री देने की बात हो, खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले केजरीवाल को चुनाव के वक्त झूठे वादे करते समय ये सारी चीजें याद नहीं आती। फिर ये भी कह सकते हैं कि केजरीवाल को याद तो सब रहता है, जानते तो वो सब है, लेकिन वोट और नोट के लिए वो हर बार दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसका ही उदाहरण है कि पहले जल संकट, अब बिजली संकट और आगे संकट ही संकट। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये लगातार ये बिल बंद क्यों आ रहा है? अगर आपको पता है कि पीक आवर्स में गर्मी के महीने में बिजली महंगी मिलेगी तो फिर नवंबर दिसंबर में एग्रीमेंट करके सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीदी जाती? और ये तो 37.75 है। अब जो नई चिट्ठी आई है उसमें 8.75% बढ़ाने की अनुशंसा कर दी गई है। अब ये पीपीएसी बढ़कर 45% से ऊपर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो दिल्ली वासियों पर एक और झटका लग रहा है बिजली दर बढ़ाकर। हम सवाल यही पूछ रहे हैं आपसे कि बिजली दर बढ़ाकर क्या केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया है? तो देखिए 94% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बिजली दर बढ़ाकर केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया है। हालांकि 6% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते। जनमत में अब बात करेंगे बंगाल की, और बंगाल में हो रही लोकतंत्र की हत्या की, गणतंत्र को गणतंत्र बनाने की साजिश की और बंगाल की ममता सरकार द्वारा हिंदुओं के मताधिकार को बाधित कर उसे छीनने के कुत्सित प्रयास की। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 24 परगना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बंगाल में वोट जिहाद चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राम भक्तों को राम का नाम नहीं लेने देती। बंगाल में हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया है। प्रदेश में SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले आपको याद होगा कि फर्रुखाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी मरियम आलम ने अल्पसंख्यक वोटरों को वोट जिहाद करने की अपील करके पूरे चुनाव को संप्रदाय के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित कर दिया था।
लेकिन वोट जिहाद की असली तस्वीर सामने आई पश्चिम बंगाल से। बंगाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद इसकी तरफ लोगों का ध्यान गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा सत्ता संरक्षित हिंसा तो सबने देखा, लेकिन उस हिंसा को लोग नहीं देख पा रहे थे जो लोकतंत्र के खिलाफ हो रही थी। और लोकतंत्र के खिलाफ ये हिंसा किस कदर बंगाल में हिंदुओं के लिए नर्क बन चुकी थी, आइए देखिए हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। जिस रची गई, इसके लिए ममता बनर्जी ने पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया। 4টে বিধানসভার উপনির্বাচনে নতুন ট্রেন্ড, হিন্দুদের ভোট দিতে দেব না, হিন্দুদের ভোট দিতে দেব না। রানাঘাট সাউথ, বাগদা, মানিকতলাই কাছেই কলকাতার, এইখান থেকে 3-4 কিলোমিটার হবে। এখানে কোনো ভোটারকে, হিন্দু ভোটারকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। এ খুব অ্যালার্মিং। আমরা সংবিধানের হেডকে বলেছি। बीजेपी ऐसे वोटर्स का नाम और पता जानने की कोशिश कर रही है जिन्हें लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करने दिया गया। इसके लिए सेव डेमोक्रेसी नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जो बातें लगातार सुदर्शन न्यूज कर रहा था, अब उस बात पर पूरी तरह से मोहर भी लग रही है। प्रमाणित हो रहा है कि बंगाल में हिंदुओं के लिए दुर्दशा की स्थिति है, उनके लिए बंगाल अब नर्क बन चुका है। और इसीलिए हमने इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आज आपसे पूछा था। हमने आपसे पूछा कि बंगाल में हिंदुओं से क्या मताधिकार छीना जा रहा है, मत करने का अधिकार छीन लिया गया है। तो देखिए 97% लोग इस बात से सहमत नजर आते हैं कि बंगाल में हिंदुओं के लिए अब कोई स्थान नहीं है, मताधिकार तक उनसे छीना जा रहा है। हालांकि 3% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां की कांग्रेस सरकार ने राज्य में निजी संस्थानों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। सिद्धारमैया कैबिनेट ने इस संबंध में एक बिल पर मुहर लगाई। इस बिल में कहा गया है कि राज्य की गैर प्रबंधकीय नौकरियों में 75% और प्रबंधकीय नौकरियों में 50% आरक्षण कन्नड़ भाषाई लोगों को दिया जाएगा। दरअसल बीते मंगलवार यानी कि 15 जुलाई को बेंगलुरु में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई। इस बिल के अनुसार राज्य में स्थित सभी फैक्ट्रियों और दफ्तरों में नौकरी पर रखे जाने वाले लोग अब कन्नड़ ही होने चाहिए। इस बिल के अनुसार राज्य में स्थित सभी दफ्तरों और फैक्ट्रियों में काम पर रखे जाने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के 75% लोग कन्नड़ भाषाई होने चाहिए। यानी क्लर्क, चपरासी या फैक्ट्री में काम करने वाले 75% लोग इसी कैटेगरी से हो। इसके अलावा बिल के अनुसार ऊंची नौकरियों में 50% नौकरियां कन्नड़ लोगों को मिलनी चाहिए। बिल के अनुसार कर्नाटक में जन्मा या कर्नाटक में पिछले 15 वर्षों से रह रहा कोई भी व्यक्ति कन्नड़ माना जाएगा, जिसे इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ देने के लिए व्यक्ति को 12वीं पास होना चाहिए और इस दौरान उसके पास एक विषय के तौर पर कन्नड़ जरूर होना चाहिए। यदि उसके पास ये नहीं है तो उसे ये भाषा सीखनी होगी। यानी कर्नाटक में कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से लोकल कोटा लगा दिया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात उस यात्रा की कर लेते हैं जो अपने आप में बहुत सारे संदेश देती है। पंढरपुर यात्रा की हम बात कर रहे हैं, जिसका समापन हो गया। आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर भक्तों समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने श्री विट्ठल मंदिर में पूजा अर्चना की। जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर मापुसा में श्री विट्ठल रखुमाई मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की महापूजा में हिस्सा लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही इस खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आरके पुरम में श्री विट्ठल मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी कड़ी में दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान की तरफ से कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर से आरके पुरम में भगवान विट्ठल मंदिर तक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी भी सम्मिलित हुए और हजारों की संख्या में वारकरियों के साथ साथ कई बड़े नेता भी इस यात्रा में सहभागिता
दिखाते हुए नजर आए। हमारे सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहान कहिए। सर, आप महाराष्ट्र की यात्रा में भी शामिल हुए थे और अभी दिल्ली की यात्रा में भी शामिल होने का अवसर मिला है। सर, क्या एक संदेश देना चाहिए? देखिए, पांडुरंग की इच्छा है वहाँ सहभागी होते हैं, वो तो जहाँ बुलाया जाता है। पंढरपुर प्रतिवर्ष जाते हैं वारी में, तो दिल्ली में भी वारी होती है। दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान करता है। श्याम जी जैसे सारे लोग इसमें उपस्थित रहते हैं, तो इस वर्ष मैं भी इसमें सहभागिता कर रहा हूँ, क्योंकि इस वर्ष मैं एकादशी पे दिल्ली में हूँ तो हूँ। पिछली बार पंढरपुर में था, इसलिए नहीं आ पाया था। सर, कितना बड़ा अवसर होता है जो लोग महाराष्ट्र नहीं जा पाते इस यात्रा में, उनके लिए? कोई केवल महाराष्ट्र का विषय नहीं है, वैसे भी एकादशी तो पूरे देश में मनाई जाती है, और खास करके आषाढ़ी और कार्तिकी 2 बड़ी एकादशी जो होती है, उसमें पंढरपुर में कई राज्यों के लोग आते हैं। ये ठीक है कि वो महाराष्ट्र में है तो स्वाभाविकता ये मोमेंट वहाँ पर ज़्यादा है। इतनी भारी संख्या में सर आज दिल्ली में भी लोग पहुंचे हैं, क्या है? संख्या कोई मैटर नहीं होता, जिसका भाग्य है वही आ पाता है। संख्या तो दिल्ली में 6-7 लाख मराठी होंगे, लेकिन आते इतने ही है जिनके भाग्य में है। सर, इस शुभ दिन में कोई संदेश आप देना चाहें? सबको पांडुरंग सद्बुद्धि दे दे, ये आध्यात्मिक परंपरा, वैष्णव परंपरा और बढ़े, लोगों में धर्म क्या है इसकी बोध हो और शत्रु बोध हो, बस। अभी यात्रा में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी दर्शन किए हैं, यात्रियों के लिए सेवा भी की है। मनोज जी, आप भी हर बात ही जब यहाँ से यात्रा निकलती है आप भी यहाँ मौजूद होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मेरा सौभाग्य है, रामकृष्ण हरि, जय श्री हरि, मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले करीब 6 वर्षों से यहीं से इस यात्रा का स्वागत करता हूं, और मेरे लिए ये पंढरपुर में दर्शन करने जैसा सौभाग्य है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी परंपरा है। सभी इसमें शामिल हों, जहां मौका मिल जाए, और इसको जितना सौभाग्य से मनाएं, ये हमारा सौभाग्य है। इस यात्रा में दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा जी आप भी जुड़ गए हैं, कैसा आपको लग रहा है इस यात्रा में जुड़कर? प्रभु भगवान विठल की यात्रा है, और पंढरपुर यात्रा का महत्व है कि पूरा देश प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता है, और ये पहले प्रभु हैं जिनके चरणों को आप स्पर्श करके आप आत्मसात होते हैं। और संत ज्ञानेश्वर ने जो 700 वर्ष पूर्व ये यात्रा प्रारंभ की थी, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे मराठी भाई बहन इस यात्रा को हर साल मनाते हैं, और मेरा लगातार ये दूसरे वर्ष आने का मुझे अवसर मिला है। प्रभु सब पे कृपा बनाए रखें और सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ यहाँ। बांसुरी जी, पूरे भक्ति में माहौल में आप नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी की कृपा है। आप देखिए यहाँ पर कितना भक्तिमय माहौल हो रखा है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर वारी निकली है, और एक बहुत ही अच्छी पहल है कि वो व्यक्ति जो किसी भी कारणवश पंढरपुर की वारी में नहीं जा सकता, वो कम से कम अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपनी भक्ति यहाँ पर व्यक्त कर सकता है। आज शुभ दिन, कोई संदेश, शुभकामनाएं, संदेश इन जो है यात्रियों के लिए, और भगवान विट्ठल के चरणों में कोई आपका संदेश? अरे आज तो आषाढ़ एकादशी है, अब तो भोलेनाथ पूरे संसार का सृजन और पालन पोषण करेंगे। विष्णु भगवान जो है 4 महीने की अब नींद लेंगे, योग निद्रा में जाएंगे। आप सभी को आषाढ़ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आप सभी के दुख हरें, सुख शांति संपदा समृद्धि आपको और आपके परिवार को प्रदान करें, यही मेरी मंगल कामना। तो पंढरपुर यात्रा का समापन हो चुका है। एक ऐसी यात्रा जो बहुत बड़ा संदेश देती है, जो ये बताती है कि धर्म है तो आप सुरक्षित हैं, जो ये बताती है कि व्यवस्था किसे कहते हैं। लाखों की संख्या में इस यात्रा में वारकरी बनकर देश की नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं, इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। एक बड़ा संदेश जाता है, सामाजिक संदेश जाता है, धार्मिक संदेश जाता है। ये हिंदुओं की पहचान है और यही हिंदुओं की संस्कृति है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो बड़े सवाल खड़ा करेगी। मुहर्रम का दिन है आज। मुहर्रम खास तौर से मातम से जुड़ा हुआ पर्व कहा जाता है मुसलमानों का, लेकिन इसी मुहर्रम के दौरान
किस कदर से उपद्रव मचाया गया है उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। बंगाल और अमेठी के बाद अब नई दिल्ली से भी जिहादियों के उपद्रवी उत्पात का वीडियो सामने आने लगा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये वीडियो दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके यानी कि कनॉट प्लेस का है। दिल्ली का दिल कहा जाता है सीपी कनॉट प्लेस, वहां का ये वीडियो है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे जिहादियों ने मुहर्रम के नाम पर बीच सड़क पर उत्पात मचाया। यहां से राष्ट्रपति भवन कुछ ही दूरी पर है, लेकिन यहां पर किस तरीके से तमाम नियम कानूनों को धत्ता पे रखते हुए ये उपद्रवी केवल उत्पात मचाते हुए नजर आए। अब कहने को ये मातम का पर्व मना रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे मन रहा है मातम। तो देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर ये कैसा त्योहार है, ये मातम का पर्व है या फिर उत्पात का आकलन करने की जरूरत है। बहरहाल चलिए इसी के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।